नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत करेंगे शो की अबू आजमी की खबर के साथ। औरंगजेब की तारीफ करने वाले सपा नेता अबू आजमी के निलंबन को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने जहां उनके निलंबन का प्रस्ताव रखा तो विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने उनकी सदस्यता ही बर्खास्त करने की मांग कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। निलंबित जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को दो हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया। शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब की यही तारीफ अबू आजमी को भारी पड़ गई। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से उन्हें निलंबित कर दिया गया। मंत्री नितेश राणे ने कहा कि सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। विधान परिषद में विपक्ष और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चाहे कुछ हो, शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही। असं आहे, एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही। औरंगजेब के मुद्दे को लेकर फिर एक बार महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। अबू आजमी का निलंबन तो हो गया, लेकिन अब उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठ रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ कर दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निलंबन के बाद अबू आजमी फिर सामने आए, कहा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान नहीं किया है। अबू आजमी ने ये आरोप भी लगाया कि उन्हें धमकी दी जा रही है। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं। इसको ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। आपको खतरा है? आपको लग रहा है? बहुत गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन इतिहास के पन्नों से निकलकर औरंगजेब का मामला अब राजनीति के नफा नुकसान का पैमाना बन गया है। योगी ने क्या कहा, ये तो हमने आपको पहले ही सुना दिया, लेकिन योगी के बयान पर अखिलेश यादव का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी यूपी के हैं और वो आजमगढ़ जिले से हैं। अखिलेश यादव का फोकस पीडीए के ए मतलब अल्पसंख्यक पर है। जाहिर है, औरंगजेब का समर्थक बताकर योगी आदित्यनाथ हिंदू वोटरों को विपक्ष के खिलाफ एकजुट करने का मौका नहीं खोना चाहते। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद है। इस मस्जिद के आसपास जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, उन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं जिसमें लिखा है कि ये घर बिकाऊ है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की गली नंबर 12। यहाँ 75% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। इनमें से कई लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं कि ये मकान बिकाऊ है। आखिर ऐसा क्यों लिखा है, जानिए यहाँ के लोगों से। इस वक्त मैं हूँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में गली नंबर 12 में। दरअसल यहाँ पर आपको दिखाऊं कि हर घर के बाहर
ये ऐसे पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। केवल इस मकान में नहीं बल्कि इस गली में लगभग हर घर में आपको ऐसे ही पोस्टर नजर आएंगे। एक और घर है और यहाँ भी सेम पोस्टर, यह मकान बिकाऊ है। इसके अलावा गली के दूसरी ओर देखें तो यहाँ भी आपको ऐसे ही पोस्टर नजर आएंगे। अब यहाँ पर इन घरों में आखिर ऐसे पोस्टर क्यों लगे हैं? दरअसल ये है गली नंबर 12, लेकिन गली नंबर 13 में एक मस्जिद है, अल मतीन मस्जिद। उस मस्जिद का विस्तार हो रहा है और वो मस्जिद का जो विस्तार के बाद जो दरवाज़ा है वो गली नंबर 12 में खुल रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित शंकर लाल गौतम है जी। पंडित जी, क्या यहाँ नाराज़गी है लोगों की? ये पोस्टर क्यों लगाए हैं? ये पोस्टर इसलिए लगाए हैं जी, गली नंबर 13 में एक मस्जिद थी जो 2013 में मकान लिया गया था। उसमें मकान था, वो आज भी मकान है, मस्जिद के नाम पे। उसमें गुम्बद वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें वो नमाज वगैरह पढ़ते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत जब आई जब गली नंबर 2020 फरवरी के जो दंगे, इन लोगों ने झूठ बोल के 2-2.5 हज़ार आदमी बुला ली कि वहाँ जो जिसको वो मस्जिद बोलते हैं मकान को, उसमें आग लगा दी और तोड़फोड़ कर दी गई। तो 2-2.5 हज़ार आदमी चौहान बागर जाफराबाद से बुलाए गए और उसी पॉइंट से जिसको मस्जिद बोलते हैं वहाँ से गोलियाँ चलवाई गई, पत्थरबाजी करवाई गई। और एक छोटा मंदिर हुआ करता था गली नंबर 13 में, वहाँ तक वो गोली चलाते हुए आए और 3 हिंदू लड़कों को गोलियाँ लगी थी, उस समय घायल हुए थे। हाँ जी। तो पुलिस का कहना यह है कि जो ये मस्जिद है इसको एमसीडी से परमिशन मिली है बनने की, तब ये मस्जिद बन रही है। एमसीडी ने जो परमिशन दी थी वो गलत तरीके से दी थी। दंगे ना हो जाए दोबारा, फिर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं दोबारा। फिर 13 नंबर गली में घर था, उसको पहले मस्जिद बना लिया, अब ये 12 नंबर में उसे दूसरी भी बनाना चाह रहे हैं। मस्जिद बना रहे हैं सर, इस वजह से हमने ये पोस्टर लगाए हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि सामने हमारा मंदिर है और इधर ये मस्जिद बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ही फासला है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर अच्छा है। फिर अब ये लोग आ जाएंगे, मस्जिद बना के अपना गेट खोलेंगे, सड़कों पे बैठ के फिर ये नमाज पढ़ेंगे। हाँ, डर है यहाँ पे। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई है, लोगों के गेट पे पत्थर भी मारे गए हैं और जो हमने पोस्टर लगा रखे थे उन्हें भी फाड़ा गया है। और 2020 में जो दंगे हुए थे 13 नंबर गली में, यहाँ तक भी आ गए थे, हमारी आधी गली तक तलवार ले लेके। वो पूरा विवाद इस मतीन मस्जिद को लेकर है। ये मस्जिद गली नंबर 12 में है, लेकिन 2023 में मस्जिद के लोगों ने मस्जिद के पीछे वाला प्लॉट भी खरीद लिया और उस पर भी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ब्रह्मपुरी की ये गली नंबर 13 है जहां पर ये मस्जिद अल मतीन है और इसी को लेकर ये विवाद है। ये मस्जिद गली नंबर 13 में है, लेकिन ये जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस मस्जिद का विस्तार हो रहा है। दरअसल इसके पीछे जो प्लॉट है, ये प्लॉट 2023 में मस्जिद की तरफ से खरीद लिया गया था और अब इस प्लॉट में भी जो मस्जिद है उसका विस्तार हो रहा है और इसका दरवाज़ा जो है वो गली नंबर 12 में खुल रहा है। हालांकि एमसीडी ने यहाँ पर अब काम रुकवा दिया है और ये बात भी हो गई है कि इस तरफ जो मस्जिद का गेट है वो नहीं बनाया जाएगा और एमसीडी ने सो कॉज नोटिस जारी किया है। इस मामले में जब हमने मस्जिद से जुड़े लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। क्या कहना? हम बात नहीं करना चाहते, हम किसी तरह कोई बात नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे। हम आरोप लगाना कुछ तो बताएंगे आप? कोई बात नहीं, उन्हीं का चला दो, वो जो आरोप लगा रहे हैं कोई बात नहीं, उसी का चला दो। तो बात अपना पक्ष रखेंगे आप? नहीं, कोई नरेंद्र मत चलाओ। वहीं इलाके में माहौल ना बिगड़े इसलिए पुलिस ने यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस के मुताबिक अल अतीन मस्जिद साल 2013 में बनाई गई। इसके बाद साल 2023 में मस्जिद के ट्रस्टियों ने गली नंबर 12 में मस्जिद से लगा हुआ प्लॉट खरीदा। इसके बाद मस्जिद का विस्तार करते हुए वहां निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस निर्माण को लेकर स्थानीय निवासी ने पीसीआर कॉल की, जिसके बाद नवंबर 2023 में तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोक दिया गया। इसके बाद अल अतीन मस्जिद के ट्रस्टियों ने एमसीडी से 23 नवंबर 2024 को निर्माण की परमिशन ली। फिर फरवरी 2025 में निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। नया निर्माण मस्जिद के मौजूदा ढांचे का एक हिस्सा है, जिसमें गली नंबर 12 की ओर खुलने वाला एक गेट बनाया जा रहा था। स्थानीय निवासियों ने इस गेट को लेकर आपत्ति जताई। हालांकि अल अतीन मस्जिद प्रबंधन ने गली नंबर 12 में गेट न खोलने पर सहमति जताई। नई दिल्ली से कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
देश में बिजनेस के लिए माहौल को बेहतर बनाने और बिजनेस से जुड़े कई कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए सरकार नया जन विश्वास 2.0 बिल लाने का फैसला कर चुकी है, जिसका उद्योग जगत ने स्वागत किया है। साथियों, किसी भी देश में विकास के लिए स्टेबल पॉलिसी और बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ वर्ष पहले हम जन विश्वास एक्ट लेकर आए और हमारी सरकार ये मानती है कि एक्सरसाइज निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए हम सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स की व्यवस्था लेकर आए। हम जन विश्वास 2.0 बिल पर काम कर रहे हैं। बजट 2025 पर आयोजित एक वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये महत्वपूर्ण बात कही। सूत्रों के मुताबिक जन विश्वास बिल 2.0 में सरकार ने 11 मंत्रालयों से जुड़े 17 मौजूदा कानूनों में शामिल 82 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए चिन्हित किया है। उद्योग जगत ने इस पहल का स्वागत किया है। बड़ी फ्रिवलेस एरियाज थे जिसके अंदर की क्रिमिनलाइजेशन प्रोविजन थे, जिसकी वजह से प्रमोटर्स को हमेशा थोड़ा there was always a scare that they will get they will get under some criminal offense or the other, they may just get booked। वो हटने से एक जो है अब हम फोकस कर सकते हैं अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बजाय इसके कि हम हमेशा डरे रहें, सहमे रहें कि हमारे पे आज किस बात पे कहाँ से कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस आ जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये एक एश्योरेंस आज दिया गया है पोस्ट बजट वेबिनार में, कितना महत्वपूर्ण है बिजनेस के? कई ऐसे कानून हैं जिसको कि डीक्रिमिनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कानून में ऐसे प्रावधान जो कि छोटी गलतियों में भी अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी तो उससे जो है उद्योग जगत को काफ़ी बिजनेस करने में दिक्कतें हो सकती हैं। और कई ऐसे प्रोसीजरल गलतियां हो जाती हैं, टेक्निकल एरर्स हो जाती हैं, जिससे कि समझने में, लोगों के अंडरस्टैंडिंग में उसमें दूसरे तरीके से समझते हैं कानून क्या कह रहा है। तो जो ये इस तरीके की गलतियां हैं इसमें डीक्रिमिनलाइज होना चाहिए और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होने चाहिए या सिविल लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए। जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ हर छोटी गलती के लिए, ये डेफिनेटली ठीक नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दर्शक बनकर के नहीं रह सकते। और अब बात एक आईपीएस अधिकारी की बेटी की, जिसे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। आखिर आईपीएस की बेटी ने कौन सा बड़ा अपराध किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अन्नाई वनकम। रुपया और सोना कौन नहीं चाहता, हर किसी की चाहत होती है ज्यादा से ज्यादा रुपया और सोना बनाना। लेकिन यही सोना एक आईपीएस की बेटी के लिए काल बन गया और वो डीआरआई की शिकंजे में आ गई। नाम रान्या, पहचान आईपीएस की बेटी, कांड सोना तस्करी का आरोप। रान्या पर जैसे ही तस्करी का आरोप लगा, आईपीएस अधिकारी ने इस मामले से सीधे सीधे खुद का किनारा कर लिया और साफ शब्दों में कह दिया कि उनका उनकी बेटी रान्या से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वो उनके व्यापार के बारे में जानते हैं। दरअसल रान्या आईपीएस अफसर की पहली पत्नी की बेटी हैं, लेकिन रान्या की पहचान सिर्फ यही नहीं है, वो कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री भी हैं। रान्या के बारे में पूरी बात बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि रान्या पर सोना तस्करी का आरोप कैसे लगा। रान्या अपने पति के साथ दुबई से जैसे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने उसे धर दबोचा। इस दौरान उनकी बेल्ट में 14 किलो सोने की छड़ें और 200 ग्राम सोने के गहने मिले। डीआरआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर जब्त किए गए 14.2 किलो सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपए आंकी गई है। बेंगलुरु के लेवल रोड स्थित उसके आवास पर तलाशी के दौरान 2.06 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए नकदी के तौर पर भी बरामद किए गए हैं।
आईपीएस अफसर की बेटी के पकड़े जाने के बाद मामला सुर्खियों में है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और दावा ये है कि कानूनी कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। No, the investigation is on. जांच चल रही है। डीआरआई मामले की जांच कर रही है। जब तक वे निश्चित जानकारी नहीं देते, मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा। I won't be able to react to it. फिलहाल सोना तस्करी के आरोप में आईपीएस अफसर की बेटी रान्या 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने में जुटी है कि वो अब तक दुबई कितनी बार गई। निहाल के दुबई की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं पंजाब की। किसानों पर पंजाब की मान सरकार की कार्रवाई के बाद किसानों का गुस्सा भड़क उठा है और अब सरकार के साथ वो दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। आपको पंजाब से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब में किसानों का आर या पार, अब क्या होगा मान सरकार। तस्वीरें आपके सामने हैं, किसानों का गुस्सा आपके सामने है। सड़क पर प्रदर्शन और मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पंजाब के अलग अलग जगहों से किसानों का जत्था चंडीगढ़ पहुंच चुका है। जो किसान नहीं पहुंचे वो पहुंच रहे हैं, तैयारी पूरी है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और खाने पीने का पूरा इंतजाम है। तस्वीरों से साफ लग रहा है कि इस बार किसान नहीं मानने वाले। मान सरकार की पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर की सीमाओं को सील कर दिया है और बीकेयू राजेवाला गुट के नेताओं सहित कई किसान नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। पंजाब सरकार की कार्रवाई से राज्य की राजनीति पर दबाव बढ़ता दिख रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस और अकाली दल किसानों के समर्थन में आ गए हैं और किसानों को हिरासत में लेने पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे तैयारियां की गई है। एक तरफ हमने देखा कि पंजाब के जो किसान है और किसान नेता है उनको डिटेन कर लिया गया है और वहीं अलग अलग जगहों पे पंजाब पुलिस उनको लगातार वहाँ पे डिटेन कर रही है। कई ऐसी वीडियोस भी आई है, यहाँ पे किसान नेता है वो कंडेम कर रहे हैं कि सरकार के जो पुलिसकर्मी है वो हमें पकड़ के लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ चलो आंदोलन है जो 5 मार्च को स्टार्ट होना था, कहीं ना कहीं सरकार उसको नहीं होने दे रही है। पंजाब में किसान अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं, तो मान सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे जरूर बढ़े। 3 मार्च को किसानों के साथ बैठक की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और तो और वो भड़क गए तो किसान नेताओं के खर पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई होने लगी। उनको हिरासत में लिया जाने लगा या फिर नजरबंद किया जाने लगा। जाहिर है अब किसान इसे अपनी बेइज्जती के तौर पर ले रहे हैं और पंजाब की मान सरकार के खिलाफ सीधे सीधे हल्ला बोल दिया है। एनडीटीवी इंडिया के लिए चंडीगढ़ से गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बात उत्तराखंड की, जहां 3 साल पहले आपदा के दौरान जमींदोज हुई सरकारी स्कूल की बिल्डिंग अब तक बन नहीं पाई है। इससे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का भी पता चलता है कि वो किस रफ्तार में काम करता है। अब ऐसे में जो स्कूल के बच्चे हैं वो दूसरे सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के 2 कमरों में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून से करीब 25 किलोमीटर दूर सरकेत के इस सरकारी स्कूल की इमारत में एक नहीं 2 स्कूल चल रहे हैं। बोलता है सर है कि बन पाएगा, बनेगा, अभी तो कोई वो है ही नहीं। और बच्चे फिर बच्चे वहीं पढ़ रहे, फिर यहाँ से बोल रहे कि कभी बोल रहे कि माल देवता भेजो, कभी बोल रहे कि पीपीसेल बनाते हैं स्कूल। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल बनने को लेकर सिर्फ बातें की जा रही है। जब बाढ़ आई थी 2 स्कूल थे, एक प्राइमरी और एक जूनियर, तो बाढ़ के कारण वो बह गया था, वहाँ से गधेरा आया था, पानी में चल गया था। आपदा आई थी, फिर मैम ने हमें इस वाले स्कूल में शिफ्ट किया। वहीं शिक्षा मंत्री अब भी दावा कर रहे हैं जल्द बिल्डिंग बना दी जाएगी। जितने भी स्कूल हमारे क्षतिग्रस्त हैं या आपदा से जिनको नुकसान हुआ है, हमने इस बार सभी स्कूलों की डीपीआर मांगी है और हमारा प्रयास ये है कि 2025 और 2026 तक हम हर स्कूल को जो है जितने भी आपदाग्रस्त हैं उनको ठीक कर दें।
पिछले 3 सालों से इस क्षेत्र के ग्रामीण और स्कूल के बच्चे इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये स्कूल जल्द बनकर तैयार होगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है और इस जगह सिर्फ स्कूल का मलबा ही मौजूद है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही ऐसी है कि हर बार इनको वादा जरूर करता है कि स्कूल बनाकर देंगे, लेकिन अब तक स्कूल बनकर तैयार नहीं हुआ है। शायद ये आपदा उतना दर्द दे के नहीं गई है जितना सरकारी सिस्टम इनको बार बार दे रहा है। सरखेज से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में अब 7 साल के भीतर कभी भी ग्रेजुएशन पूरा किया जा सकता है। यही नहीं, अब कई क्षेत्रीय भाषाओं में इग्नू के कोर्स उपलब्ध होंगे। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बुधवार को करीब 3 लाख से ज्यादा छात्रों को डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दिया गया। यही नहीं, इग्नू अब नई शिक्षा नीति के तहत 7 साल के भीतर कभी भी स्नातक की डिग्री लिया जा सकता है। 3 साल में स्नातक अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसका क्रेडिट एबीसी के तौर पर रहेगा। अगर 1 साल बाद वो छोड़ता है तो सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 7 साल के भीतर कभी भी स्नातक की डिग्री ले सकता है। हमारे काउंसलर्स जो 52,000 के ऊपर काउंसलर्स हैं, उनके थ्रू हम लोग रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक जो फ्यूचर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर पाएगा। जो आज हम जहाँ हेडक्वार्टर्स में बैठ के लास्ट माइल हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प अस इन अ बिग वे। यही नहीं, इग्नू के ज्यादातर पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में हैं, लेकिन अब एआई की मदद से मलयालम, उड़िया, बंगला समेत 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कई कोर्स आने वाले 6 महीने में शुरू होंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की, जिसकी हड़ताल टल गई है। राज्य सरकार इनकी मांगे सुनने के लिए तैयार है। 1 जून से भारी नुकसान के चलते मलयालम फिल्मों की शूटिंग बंद होने वाली थी। केरल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की टेक्नीशियन और कलाकारों के मेहनताने और दुगने कर के मुद्दे पर कोची में हुई आज की मीटिंग के बाद 1 दिन की हड़ताल और 1 जून से होने वाली हड़ताल को टाल दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर सरकार के साथ सहमति नहीं बनी तो इस पर दोबारा विचार किया जाएगा। बिफोर मार्च 15th, call us 15 मार्च से पहले सरकार हमारी बैठक बुलाए और हमारी समस्याओं का समाधान करे। मीटिंग होने तक हमने 1 दिन की हड़ताल स्थगित की है। अगर सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो हम 1 दिवसीय या स्थायी हड़ताल पर जाएंगे। get maximum support. 2024 में भारतीय सिनेमा के कारोबार में मलयालम फिल्मों का जबरदस्त योगदान रहा, पर ये खुद भारी नुकसान से जूझ रही हैं। 2024 में यहाँ बनी करीब 200 फिल्मों में से सिर्फ 24 कामयाब रहीं, जिसकी वजह से मलयालम फिल्म जगत को करीब 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बड़ा हो गया। अभी तक सिनेमा प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बड़ा हो गया। एक दिन में 5 लाख रुपए, एक दिन में 5 लाख, पहले 1 लाख के 3 लाख में ना, अभी 5 लाख है। ये बहुत मुश्किल है प्रोड्यूसर के लिए। दूसरा है बड़ा बड़ा एक्टर का पूरा एक्टिंग फीस बहुत ज़्यादा हो गया। वो OTT बिजनेस अभी तक नहीं है। मलयालम इंडस्ट्री में OTT बिजनेस नहीं है। पहले OTT बिजनेस है, सैटेलाइट बिजनेस है, अभी तक OTT बिजनेस नहीं है। ये मुश्किल हो गया। OTT बिजनेस नहीं है, प्रोड्यूसर क्या के लिए इसका पूरा पैसा नहीं आ गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ कलाकारों के मेहनताने और डबल टैक्स से परेशान नहीं है, बल्कि OTT प्लेटफॉर्म द्वारा सिर्फ उन फिल्मों को अहमियत देने से भी परेशान है जो कामयाब रही हैं। अब उम्मीद है कि सरकार के साथ बातचीत से कुछ हल निकले और मलयालम सिनेमा इस मुश्किल से उभरे। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।